और आपको वंडर होगा, आज भी हम 58 मेंबर एक साथ रहते हैं, बड़े अपनत्व और प्यार के साथ रहते हैं। इसी कारण मेरा पढ़ने का उद्देश्य ये है कि मैं अच्छा पढ़ता रहूं, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक तरह से अच्छी तरह से उनको समझा सकूं। केबीसी में चयन के लिए जो आपका संघर्ष रहा, वो कब से आपके ये मन में आया कि मैं एक केबीसी में जाऊँ? केबीसी में अभी एंट्री करने के 2 अवसर मिलते हैं, 2 टाइप से हम वहाँ जा सकते हैं। रोड में जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको लगा कि नहीं मैं इस कैटेगरी में आया हूँ, तो कैसा आपको फील हुआ? मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और मुझे लगा कि एक ना एक दिन नंबर तो आएगा ही आएगा। हम ये एक लक्ष्य बना लेते हैं तो समय भी निकालना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ, मैं जो आज नॉलेज ले रहा हूँ वो मेरे विद्यार्थियों में कैसे काम, और मेरा नाम यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। शख्सियत की सीरीज़ में आज फिर आपके साथ हाजिर हैं और हम आज ऐसी शख्सियत लेकर आए हैं जो कि आज न सिर्फ आधुनिक युग में युवाओं के लिए प्रेरणास्पद रहेगी, बल्कि उनका जो जीवन है, उनका जो संघर्ष है, और वो सभी के लिए प्रेरणास्पद रहेगा। हमारे साथ में गोविंद जी सनाडे हैं। गोविंद जी सनाडे, सबसे पहले जयवर्धन न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। आप सबसे पहले मैं आपसे ही आपका एक परिचय शॉर्ट में आप बताएं। मेरा नाम गोविंद सनाडे है और मैं राजसमंद में रहता हूँ और सेठ भगवान दास जी की हवेली में रहता हूँ। आपने पढ़ाई वगैरह क्या करें? और पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और अभी धोइंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं ज्योग्राफी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। एक मुख्य रूप से आपकी जो उपलब्धि हैं, जो कि आज आप प्राध्यापक हैं, लेकिन लगातार जो आप डिग्रियां कर रहे हैं, उसमें ये एक सबसे आज के युवा पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणास्पद है कि ये जो आप लगातार अब तक पढ़ रहे हैं, ये प्रेरणा कैसे मिली, कैसे ये मन में आया कि मैं रेगुलर पढ़ता रहूँ? वैसे तो प्रेरणा तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, हवेली परिवार है, और आपको वंडर होगा, आज भी हम 58 मेंबर एक साथ रहते हैं, बड़े अपनत्व और प्यार के साथ रहते हैं। तो उनकी दुआ और आशीर्वाद तो थी, उसके साथ मेरी मम्मी टीचर थी, तो इस कारण मुझे भी जॉब भी ऐसे ही था और पढ़ने का शौक़ लगा, तो न जाना वो शौक़ कब पैशन में बदल गया पता ही नहीं चला। और इसी कारण मेरा पढ़ने का उद्देश्य ये है कि मैं अच्छा पढ़ता रहूं, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक तरह से अच्छी तरह से उनको समझा सकूं, उनके साथ मैं न्याय कर सकूं। और वैसे हर टीचर का एक लक्ष्य होना चाहिए कि क्लासरूम में जाने से पहले अपने आप को उसको अपडेट होना चाहिए और रहना चाहिए। आपके फादर का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, वो क्या करते हैं? मेरा फादर का नाम मदन लाल जी सनाडे है और मम्मी का नाम यशोदा देवी थे। अभी दोनों इस दुनिया में नहीं है। मम्मी टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर ही, और फादर भी प्राइवेट जॉब करते थे। आपके फैमिली में? और मेरी फैमिली में मेरी पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। पत्नी हाउसवाइफ है, MA B.Ed कर रखी है, 2 बार वो भी केबीसी में ग्राउंड ऑडिशन तक सेलेक्ट हुई, और बेटी और बेटा दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका केबीसी में चयन हुआ। ये केबीसी में चयन के लिए जो आपका संघर्ष रहा, वो कब से आपके ये मन में आया कि मैं एक केबीसी में जाऊं? शुरू से केबीसी देखता था, लेकिन पिछले 15 सालों से मुझे केबीसी देखने का तो था ही शौक़ लगा, और देखने का मेरा उस समय उद्देश्य ये था कि भाई जनरल नॉलेज काफ़ी मिलता देखने को और सुनने को और समझने को। उसके अलावा धीरे धीरे वो एक तरह से शौक़, वही बात हो गई, पैशन में बदल गया। और केबीसी ने पिछले 3-4 साल पहले एक प्ले अलोंग राउंड शुरू किया था। उसमें केबीसी में अभी एंट्री करने के 2 अवसर मिलते हैं, 2 टाइप से हम वहाँ जा सकते हैं। एक तो जो ऑर्डिनरी है वे, तो उसमें 4 दिन मिलते हैं वहाँ सेलेक्शन होने पर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ वह प्ले अलोंग के माध्यम से एक मैराथन प्रतियोगिता से। तो जैसे हम प्ले अलोंग जो केबीसी में जो खेलते हैं कंटेस्टेंट, उनके साथ साथ हमें भी घर पे खेलना पड़ता, और हमारी रैंक उसमें बढ़ती जाती है, पॉइंट बनते जाते हैं। ये कब कब रहता है? ये जैसे केबीसी शो चालू होता है तब कंटेस्टेंट के साथ हमें भी खेलना पड़ता है। हर सप्ताह? पर डे। अच्छा। पर डे खेलना पड़ता है। और उसके बाद जब अच्छी रैंक होती, फिर है कि इन्होंने पिछली बार है कि मैराथन प्रतियोगिता रखी, उसमें सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक लगभग
720 क्वेश्चन आए थे। हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन और 1 घंटे के बाद लगभग 2 मिनट का वो ब्रेक देते थे। तो उसमें मेरे 1,81,000 पॉइंट बने थे और उसमें उसकी वजह से मुझे इंडिया में टॉप 10 में मैं आया था। तो इसमें विजेता भी घोषित होते हैं। फिर वो सिलेक्शन का एक बेस तैयार होता है कि करोड़ों लोग खेल रहे हैं और इस बार तो लगभग ऐसा सुनने में आया 4 करोड़ लोगों ने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया। तो 4 करोड़ में मतलब ये सिलेक्शन होके आया हूँ। अलग अलग राउंड होते हैं, इसमें 4-5 राउंड होते हैं। तो फिर वो राउंड को मतलब उस राउंड में सेलेक्ट होने के बाद आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपकी कैटेगरी क्या थी, किस कैटेगरी में? एक तो ये चीज़ आपने बता दी खेल के माध्यम से, और क्या चीज़ें इसके बाद? केबीसी में कुछ चयन के लिए कुछ कैटेगरीज होती है। जैसे उनके फर्स्ट तो ये होता है कि एरिया वाइज ये सिलेक्शन करते हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट है या केंद्र शासित प्रदेश है उनको 6 या 7 जोन में ये बांटते हैं। तो मैं भी अपने राजस्थान, MP, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनको एक जोन माना इन्होंने। फिर उसके बाद 3 एज ग्रुप होते हैं इसमें, 18 से लेकर 30 ईयर और फिर 31 से 50 और फिर 51 एबव। फिर उसमें भी वापस ये मेल और फीमेल करते हैं। फिर उनके आधार पे वो चयन करते हैं। उसके अलावा चयन में जब 3-4 राउंड कंप्लीट होते हैं फिर इनके वापस से ऑडियो वीडियो राउंड होते हैं, GK टेस्ट होता है। फिर फाइनल में लास्ट में इनके 2 मेंबर की जूरी वगैरह बैठती है, वो सिलेक्शन करती है। उसमें और एक जैसे आपकी GK का हो गया, खेल का हो गया, उसमें उसके अलावा आपकी जैसे आपने ये जो डिग्रियां ले रखी हैं ये भी आपके उसमें शामिल हुई है? हाँ, ये क्या है, वैसे तो शुरुआत में अपने को GK वगैरह चाहिए, उसमें सिलेक्शन होना। फिर अपने जब इंटरव्यू का जो होता है उसमें हमें ये चीज़ें सब काम आई मेरे लिए। जैसे मेरे पढ़ने का शौक़, एक मेरी जॉइंट फैमिली, एक मैं राजस्थानी लिटरेचर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा पढ़ने का जो शौक़ है वो सब कारण बनते हैं। सभी को देखा जाता है, फिर वो जूरी उसके लिए वो जो भी डिसीजन लेती है वो तब लेती है। इसमें लगभग 4 करोड़ में आपका सिलेक्शन हुआ? जी, 4 करोड़ लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर वो क्या करते हैं, उनमें रेंडमली सेलेक्ट करते रहते हैं। फिर उनमें 2-3 अलग अलग राउंड होते हैं, GK टेस्ट भी होते हैं। फिर GK टेस्ट के अलावा फिर ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, फिर आगे ऑडिशन राउंड होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया चली, जैसे 4 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और उसके बाद जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया चली वो कितना टाइम चली? ये तो जैसे ही KBC ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोसेस चलता है। जब वापस लाइन ओपन होती है तो उसके बाद वापस वो जो शुरुआती वो दौड़ वहाँ से चल जाता है। फिर समयावधि तो लगभग ये 1 महीना लगता है। अच्छा, 1 महीने में ये सारा प्रोसेस होता है। 1 महीने के अंदर आपका ये सब जो ट्रेनिंग है या आपके बारे में जो व्यक्तिगत आपका अनुभव है, GK है, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें वो देख? हाँ, वो 1 महीने के दरमियान सब यही चीज़ें चलती है। अच्छा, तो उस 4 करोड़ में जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको लगा कि नहीं मैं इस कैटेगरी में आया हूँ, तो कैसा आपको फील हुआ? कि नहीं, प्रयासरत तो था मैं। वैसे मैं 2008 से खेल रहा हूँ और 2 बार मेरे का ग्राउंड ऑडिशन थे वो कि सेलेक्ट हुआ मैं 2013 में और 2017 में। तो वो अगले राउंड के लिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और मुझे लगा कि एक ना एक दिन नंबर तो आएगा ही आएगा। मेहनत करते रहो, फल की इच्छा। ये मुख्य रूप से वास्तव में कि आप उस में रह भी गए लेकिन आपने हार नहीं मानी कुल में। हाँ, हार नहीं मानी। और मैं तो सभी से ये कहता हूँ, मैं स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ कि जीवन में कभी हार मत मानो। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने लक्ष्य पे लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक रहता है, आप टीचिंग लाइन में हैं, मतलब प्राध्यापक हैं, पढ़ाई भी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, और उस बीच में आपकी एक तरफ पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा है, दूसरी तरफ आप KBC में जा रहे हो, तो ये यूँ पारिवारिक तनावपूर्ण ऐसी स्थिति तो नहीं रही कि यार बहुत ज़्यादा हो गया काम? नहीं, ये तो इशू रहते ही हैं, लेकिन ये सब मैनेज करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू में भी पूछा था कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो, तो मैंने कहा मैनेज तो अपने को करना पड़ता, अपने विल पावर को बढ़ाना पड़ता। मैं कभी तो मैं और मेरे दोस्त है रमेश जी, हम तो कभी ये बात करते हैं, आम आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं, और हम तो ये कहते हैं हमारे पास 24 घंटे हम फ्री हैं। तो समय के अनुसार पढ़ते भी है, समय के अनुसार घर के काम भी करते हैं। जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में भी समय देना, सब वो मैनेज करना पड़ता है अपने को। बड़ी चीज़ ये सब समय के साथ साथ मैनेज होती रहती है। जब हम ये एक लक्ष्य बना लेते हैं
तो समय भी निकालना पड़ता है। तो इसके लिए कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि ये मेरे पास समय नहीं मिला, कभी समय की वजह से आपका कोई काम प्रभावित हुआ हो, मुख्य रूप से चाहे ये डिग्री की बात करें या इसमें? हाँ, होता है। जैसे मुझे 52 ईयर हो गए पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते या पढ़ते हुए, तो ठीक है, समय के अनुसार कभी ऐसे भी मुकाम आए, मान लो परीक्षा देते समय बीमार हो गया या किसी कारण दे ना पाया, तो लेकिन वो उसको मैंने कंटिन्यूसली रखा, मतलब छोड़ा नहीं, परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। अब तक जैसे आप यूँ मानने की कितनी डिग्रियां आपके हो चुकी है और किस किस में आपने? मैंने वैसे अभी मेरी 21 डिग्री चल रही है और 20 कंप्लीट हो चुकी है। 3 सब्जेक्ट में मैं डिप्लोमा भी हूँ और इसमें 18 सब्जेक्ट्स में मैं एमए हूँ और 2 सब्जेक्ट्स में मैं एमकॉम कर रखी। अब जैसे आपका आज ये जो प्रसारण होने वाला है उसमें इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। फाइनली जैसे आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद आप जब गए अमिताभ बच्चन जी के साथ में, आपका जब एपिसोड शूट हुआ वैसे तो क्या है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, और वैसे केबीसी के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि शूटिंग तो पहले हो चुकी, लेकिन हम जब तक शो प्रसारित नहीं होता है या शो का प्रोमो नहीं आ जाता तब तक हम किसी को जानकारी नहीं दे सकते थे। कल रात को प्रोमो आ चुका था, फिर हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा अब आप दे सकते हो। तो फिर वो सारे राउंड जो से कि मैंने बताया उस हिसाब से होते रहते हैं, चलते रहते हैं, सिलेक्शन का एक आधार बनते हैं। ये अब जैसे केबीसी में इसका एंड आगे क्या है? अब जैसे अभी आपको ये चयन हो गया है, इसके बाद अगला क्या कदम? जैसे अभी तो क्या है, अब जैसे आज शाम को शो आएगा तो बाकी की बातें तो सब वहीं पता चलेगी। तो फिर उसके बाद ये तो ठीक है, सेलेक्ट आगे के राउंड में हॉट सीट तक पहुंचना है ना पहुंचना, ये एक अलग बात हो गई। मतलब फास्टेस्ट फिंगर तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा सपना होता। और सपना तो क्या, वहाँ जो ऑडिशन आई उन ऑडिशन का भी एक सपना होता कि एबी सर से मिले। तो हमें ऑडिशन एबी सर से मिलने का मौका भी मिला, उनके साथ फ़ोटोग्राफ भी हुए, उन्होंने बात की और प्रभु द्वारका सिन्हा जी का, द्वारकाधीश जी का प्रसाद भी लिया, इकलाई भी ली, और मेरा जो ये फोल्डर है डिग्री का उसको भी उन्होंने देखा और काफ़ी अप्रिसिएट किया मुझे। वो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा पल था। एक आपने पत्र भी बताया, वो पत्र जो था उनके अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का, तो उसको देख के वो क्या? वो फोल्डर में वो मेरा वो लेटर था, वो मेरे फ्रेंड है धीरेन्द्र जी, उन्होंने ये लेटर दिया था। तब उन्होंने, ये 1984 की बात है, तब उन्होंने दीपावली की शुभ कामना के लिए उनके पास लेटर आया हरिवंश राय जी बच्चन का, तो वो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने पहचान भी गए, जैसे ही लेटर देखा ऊपर नाम लिखा हुआ था, ओ ये तो मेरा बाबूजी का लेटर है। मैं कहा हाँ सर, ये दीपावली की शुभकामना का लेटर है। काफ़ी उन्होंने प्रभावित हुए वो। अच्छा, तो ये एक मुख्य रूप से आपका जो जर्नी है, आपकी जो शुरुआत हुई, आपने थोड़ा सा सन वाइज बताएं, पढ़ाई के बाद नौकरी कब लगी और फिर ये जो आपके पढ़ाई रेगुलर जो जारी रही वो कब से? वैसे तो मैंने अभी तक पढ़ाई छोड़ी नहीं। जनरली हम उस समय की परिस्थिति के अनुसार, मान लो अपन 6 साल की एज में स्कूल गए, तब से लेके आज तक मैंने पढ़ाई। आज उम्र मैं 58 ईयर का हूँ, तो आज तक मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ गैप जो आए हैं डिग्री के, वो किस वजह से रहे हैं? गैप तो आए नहीं, कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो गई होगी, 1 पेपर या 2 पेपर रह गए होंगे, तो अगले साल उनको दे दिया था मैंने। अब आगे क्या लक्ष्य है इसमें डिग्रियों का? अब ये तो देखो, पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया है ये तो, और जितना हम पढ़ते रहेंगे कुछ न कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ, मैं जो आज नॉलेज ले रहा हूँ वो मेरे विद्यार्थियों में कैसे काम आए। हाँ, वैसे तो मैं बच्चों से भी विद्यालय में कहता हूँ भाई पढ़ाई करो, और पढ़ाई ऐसी करो, पढ़ाई को एक आत्मसात करो आप। मैं भी एक तरह से जीवन भर स्टूडेंट ही हूँ। मैं टीचर तो मैं बाद में बढ़ा, उसके पहले भी टीचर स्टूडेंट था, और आज भी मैं यूँ देखे तो स्टूडेंट ही हूँ। नहीं, कहते भी हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वो लाइफ में लगातार जीवन भर सीखता ही रहता है। पढ़ने की उम्र नहीं होती। अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका में एक 94 ईयर में एक व्यक्ति ने PhD की, तो वो बहुत बड़ी बात है कि इस एज में भी वो पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। आपके अलावा अपने मेवाड़ में या राजस्थान में आपके डिग्री के मुकाबले और ऐसा कोई है शख्स? वैसे तो काफ़ी लोग होंगे, लेकिन मेरे गुरुजी है नाथद्वारा के श्री धर्मचंद जी मेहता,
उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे जो गोल्ड मेडल मिला वो उन्हीं की देन है। और वो मेरे एक तरह से आइकॉन है, क्योंकि वो भी वो शायद 18 ईयर है, तो वो भी जब पढ़ सकते हैं तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। वो मेरे लिए एक प्रेरणा दायी व्यक्ति है। आज भी पढ़ रहे हैं वो? आज भी पढ़ रहे हैं, हम साथ साथ ही फॉर्म भरते हैं और कभी कभी हम साथ साथ ही एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उनके कितनी डिग्रियां हो गई? उनके भी लगभग शायद 15-16 डिग्री हो गई है। आपके कौन सा सब्जेक्ट रह गया है अब कि हाँ इसमें मेरा रह गया तो अब मैं करूँगा? वैसे तो मेरे लगभग एमए के लगभग जैसे सुखाड़ी यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश का बाकी है, उर्दू के बाकी है, और कोटा यूनिवर्सिटी के VMOU के भी लगभग सब होने आए हैं। इस साल मैं MJ कर रहा हूँ। जैसे इसमें उर्दू में ये थोड़ी अलग डिफरेंट भाषा। हाँ, मैंने क्या हुआ कि जब मैं स्कूल था, जब हमारे उर्दू के एक टीचर थे, हमारे उस समय उर्दू एक सब्जेक्ट खुला था, मैंने उनसे भी उर्दू सीखने की कोशिश की। मैंने उन सर से ही कहा आप मेरे को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा दो, बाकी तो मैं आगे मैं संभाल लूँगा। तो फिर उनका ही ट्रांसफ़र हो गया। कुछ समय तो पढ़ा, लेकिन बाद में वो नहीं हो पाया। लेकिन मतलब अभी प्रयास उसके लिए भी संघर्ष तो जारी है। हाँ, ये तो मौका मिलेगा और पहले उसके लिए प्रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, तो करेंगे, देखा होगा, जैसे भी सरस्वती जी की कृपा होगी वो करेंगे। ये जो आपकी उपलब्धि है, आपने जो एक यूनिक तरीका आपने लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए चयन हो? वैसे तो मैंने पढ़ तो रही था, एक दिन मेरी बिटिया ने कहा पापा आपने इतनी डिग्रियाँ ली है तो क्यों ना अपन आगे किसी रिकॉर्ड में देखें। तो फिर उसने प्रयास भी किया और मेरा नाम यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। कब हुआ? 2018 में। और अब गिनीज बुक के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो देखा है उसमें आपके पहले कितनी सर्वाधिक जो दर्ज हैं? मेरा उस समय मेरे 16 डिग्रीज हुई थी, तब नाम इंक्लूड हो गया था मेरा। तो उससे पहले 17? उसमें शायद एक लिम्का बुक में मैंने कहीं पढ़ा है, सिक्किम के मिस्टर अनिल कुमार यादव है, उनके 14 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन थे। अच्छा, उनका नाम। उसके बाद में आपका ही? हाँ, फिर मैंने लिम्का में तो ट्राई नहीं की और मैंने इसमें यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिया था, तो मेरा हो गया था उसमें यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में। एक अंतिम सवाल मेरा, और एक तो पढ़ाई को लेकर, और एक जैसे आपने KBC के लिए भी 2009 से या 10 से आप लगातार प्रयास रहते, ये जो प्रयास आपने रेगुलर रखे हैं, जारी रखे हैं, भले उसमें हार रहे या जैसे कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आपकी पढ़ाई की बात रहे, तो ये जो आज की युवाओं को, आज के जो छात्र हैं, उनको क्या आप कहेंगे कि कैसे वो पढ़ाई करें? अगर फेल भी हो जाए तो वापस प्रयासरत रहना चाहिए। मैंने जब उन्होंने पूछा था मेरे को कि आप KBC में क्यों आना था, जनरली ये क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे KBC में आने के पीछे कुछ रीजन्स है, तो वो बताए। फिर उन्होंने पूछा था और क्या रीज़न है, तब मैंने उनको एक रीज़न और बताया कि मैं KBC के मंच पे इसलिए भी आना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी ये देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आजकल के बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं। पढ़ाई को वो एक भार समझ रहे हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो क्यों ना उनको एक मैसेज दिया जाए कि मैं इस उम्र में पढ़ सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं। और मैं तो बच्चों से यही कहता हूँ कि पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे फल मिलेगा। पढ़ाई को आत्मसात करते रहो, उसको बोझ न समझे। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बेटे बेटी भी पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें। आजकल जैसे जो भी बच्चे हैं, या जैसे बिजनेस में चले गए या कोई नौकरी लग गई, तो नौकरी लगते ही वो सोचता है बस अपना एंड हो गया, फिर वो आगे उसको पढ़ाई को जारी नहीं रखते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। जैसे मेरी एक आदत और है कि मैं मतलब GK तो मैं रेगुलर पढ़ता ही हूँ। जैसे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो मैं उनके लिए मतलब मैं कुछ क्वेश्चन भी बनाता हूँ, एक गेस्ट पेपर बनाता हूँ। तो कंपटीशन की कभी तैयारी नहीं की आपने दूसरी जैसे टीचर से और हायर पोस्ट पे जाने की? उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी थी तो हो नहीं पाती थी। मतलब कंपटीशन के लिए आपको उस टाइप का ही वातावरण चाहिए, और फिर एज फैक्टर तो रहता ही है। उसके अलावा जिम्मेदारियां बढ़ती है, परिवार बढ़ता, जिम्मेदारियां बढ़ती है, फिर नौकरी, तो ये सब कारण रहते हैं। तो मैं जैसे ये जो गेस्ट पेपर बनाता हूँ वो निःशुल्क अपने विद्यार्थियों को देता हूँ, और मुझे खुशी है कि काफ़ी मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं।
वो ये अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, वो जब मेरे से मिलते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। ये आपने देखा किस तरह से इनकी जर्नी जो शुरू हुई, आज 58 वर्ष की इनकी उम्र है और अब तक लगातार एक छात्र की तरह लगातार पढ़ रहे हैं। अभी मैं वर्तमान में आप व्याख्याता हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोइंदा में पढ़ा रहे हैं और इसी बीच में ये कौन बनेगा करोड़पति इस शो में इनका चयन हुआ है। मुख्य रूप से इसमें सभी तरह की इनकी ये जैसे डिग्रियों की बात करें तो वो भी हैं, जनरल नॉलेज की बात करें, संयुक्त फैमिली की बात करें, इस तरह की जो सभी इनके जर्नी और इनके जीवन की जो हर एक बात आम जन के लिए भी एक प्रेरणास्पद रहेगी निश्चित तौर पर। और हमने भी यही प्रयास किया है कि ये जो शख्सियत हैं राजसमंद की, इस शख्सियत को आम जन तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।